हाय बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं कौशल अहमद खान, आपका बायोलॉजी मेंटर। और आज आप सभी लोगों का अगेन मोस्ट वेलकम है हमारे इस लेक्चर में। सो बच्चा लोग, जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था सेल, ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, आज उसका ये तीसरा लेक्चर है हमारा। क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्मल नॉर्मल बातें सेल के लेके कर ली थी, सेल के रिस्पेक्ट में लेकर कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, और उसके अलावा जो माइक्रोस्कोप्स हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, तो इन सब के बारे में खासा बातें हम लोगों ने कर ली थी। लेकिन बिना देरी करे आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाली है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है, ठीक है, सेल थ्योरी। बिकॉज सेल थ्योरी के बगैर एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमको नहीं पता कि वाकई में नई सेल्स जो आती हैं वो कहाँ से आती हैं। क्योंकि सेल थ्योरी एक ऐसी चीज़ है जो हमको बहुत सारी बातें बताती है उसके बारे में, कि सेल कैसे फंडामेंटल यूनिट है, सेल कैसे स्ट्रक्चरल यूनिट है, तो ये तमाम बातें होती हैं, ठीक है। और ये सेल थ्योरी आई कैसे, ये सेल थ्योरी दी किसने, तो सारी बातें आज हम लोग इसी लेक्चर में फटाफट करने वाले हैं। जरा देखो जल्दी से, सेल थ्योरी के बारे में बात करें तो लगभग 1838 में एक बंदा जिसका नाम था क्या, मथियास शील्डन, जो कि एक जर्मन का बॉटनिस्ट था। बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट की स्टडी करते हैं वो था। तो उसके दिमाग में एक बात आई जब वो प्लांट को स्टडी करता, उसने जब डिफरेंट 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 प्लांट्स स्टडी करे, तो उसने एक बात नोटिस करी कि भाई साहब, जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितनी भी प्लांट्स बॉडी होती हैं, वो सब की सब ढेर सारी सेल से मिलके बनी हुई होती हैं। तो अगर ढेर सारी सेल से मिलके बनी हुई है तो जाहिर सी बात है कि उसमें यूनिट क्या होने वाली है, एक सेल। जैसे कि आप अपने घर को देखो और अपने घर में देखो कि आपका घर किन चीजों पे खड़ा होता है, तो आप ये कहोगे कि छोटी छोटी जो ईंट होते हैं वही तो आपके घर की यूनिट है कि नहीं है। तो इसी हिसाब से कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट, क्योंकि अभी हम शील्डन की बात कर रहे हो कि एक बॉटनिस्ट थे, तो जब उसने प्लांट को देखा तो उसने प्लांट को देख के यही बात कही। और जब उसने प्लांट को देख के ये बात कह दी कि भैया प्लांट बॉडी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल से या लार्ज नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, तो उसने क्या करा, अपनी इसी बात में क्या करा, एक बात और जोड़ी, क्योंकि उसको हजम नहीं हो रही थी ना बात। तो उसने ये कहा कि एक प्लांट बॉडी में जितने भी लाइफ प्रोसेस आप देखते होगे, प्लांट बड़ा हो रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, ब्रांचिंग कर रही, फ्रूटिंग हो रही, फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है, बर्ड्स निकल रही हैं, जो भी हो रहा है, वो सेल को देखता है फिर और कहता है कि भाई साहब, जो इसमें चेंजेस हो रहे हैं ना, इसकी वजह बस यही है कि सेल में चेंज हो रहा था। यही वजह कि मतलब जितने भी लाइफ प्रोसेसेस प्लांट में हो रहे थे भैया, वो सब किसकी वजह से थे, वो सब सेल की वजह से। जैसे सेल में चेंजेस आएंगे, पूरी प्लांट बॉडी में चेंजेस आ जाते थे। तो उसने जो अपनी दूसरी बात है, उसने जो दूसरी बात अपनी ऐड करी, वो इसी को लेके ऐड करी थी। ओके, सो आई होप अगर यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, तो हम लोग आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलने वाले हैं। क्योंकि शील्डन की तो बात हो गई, लेकिन इसके साथी की बात रह गई। साथी कौन था, शॉन द शीप नहीं था, इसका नाम थियोडर शॉन था, ठीक है, जो एक जर्मन जोलॉजिस्ट था। अब जोलॉजिस्ट कौन होते हैं आपको बशर्त अगर हम बोले जोलॉजिस्ट, जोलॉजी क्या होती है पीछे आपको पढ़ा चुके भाई लोग, जब हम आपको इंट्रोड्यूसिंग टू बायोलॉजी पढ़ा रहे थे पहला चैप्टर, तो उसमें कहा जोलॉजी क्या होती है, बॉटनी क्या होती है, सब बताई थी बातें बेटा वहां पर, है ना। तुम लोगों को भूल मत जाना यार, ठीक है, क्योंकि यही सब चीजें आपका बेस है। ये बेस आपका मजबूत नहीं होगा तो भूल जाओ कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की आप क्रैक कर पाओगे कभी जिंदगी में, ठीक है। तो जोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो भैया एनिमल्स की स्टडी करें। तो ये थियोडर शॉन जो था, जब ये एनिमल की स्टडी कर रहा था, तो इसने भी वही बात देखी कि भाई साहब, कोई भी एनिमल बॉडी हो, कोई भी एनिमल हो, भैया वो भी क्या होगा, सेल का ही बना होगा, ठीक है। उसकी भी पूरी बॉडी किससे ऑर्गेनाइज होगी, सेल से ही ऑर्गेनाइज होगी। और उसने ही कह दिया कि यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर और यूनिट ऑफ फंक्शन क्या हो सकता है, सेल ही हो सकता है, क्योंकि वो सब काहे के बने हुए हैं, सेल का। तो जरा नीचे देखो, कोई देख रहा है तुमको और कह रहा है कि सेल थ्योरी क्या कहती थी, सेल थ्योरी क्या कहती थी। दो बातें सेल थ्योरी कह गई, शील्डन की बात और शॉन की बात। लेकिन सेल थ्योरी अगर हम बात करें कि हम प्रपोज कब हुई, तो शील्डन शॉन ने मिलकर प्रपोज करी थी 1839 में। 1839 जब ये गुजरता है, मतलब 18 साल और गुजर जाते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर हुआ था, वो सवाल ये था, जब शील्डन से पूछा गया सेल थ्योरी क्या, तो शील्डन ने वही बात उठा के मारी। शॉन से पूछा गया तो शॉन ने भी वही बात मारी। तो आप लोग प्लांट के हिसाब से मारी, दोनों एनिमल के हिसाब से मारी। लेकिन जब साहब से ये पूछा गया कि ये बताओ कि जो पुरानी सेल्स जब मर जाती हैं तो नई सेल्स कहाँ से आती, आप भाई एकदम चुप्पी, कुछ जवाब नहीं देना, क्योंकि अभी नहीं पता, अभी बस डिस्कवरी चल रही है, थोड़ी थोड़ी थ्योरी दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रूव कर रहे हैं। एक साथ ऐसी बातें, एक साथ आइडिया कहाँ से आ जाते हैं। आप बात करो यूनिवर्स की क्रिएशन की, तो वो भी धीमे 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 हुआ। अर्थ के ओरिजिन की बात करो, धीमे 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 हुआ।
लाइफ के ओरिजिन की बात करो, धीमे 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 हुआ, वैसे यहाँ पर भी सब कुछ क्या हो रहा है, धीमे 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 धीमे। तो ये जो बात का जवाब था कि कोई भी सेल जो बनती है वो कहाँ से बनती है, इसका जवाब 18 साल के बाद मिला। और 18 साल के बाद जो जवाब दिया वो लगभग रुडोल्फ वर्चो ने दिया। नाम बेटा उनके सामने लिख रखा है रुडोल्फ वर्चो का, कि रुडोल्फ वर्चो ने लगभग 1858 में इन्होंने एक एडिशनल सेल थ्योरी बताई। वो सेल थ्योरी जो थी वो शील्डेन-शॉर्न की 2 बातें ली और एक बात अपनी ऐड कर दी, तो भैया क्या एक मॉडर्न सेल थ्योरी बन गई। मतलब एक एडवांस, एक फाइनल जो इसको मोड़ दिया गया सेल थ्योरी को, वो रुडोल्फ वर्चो के जो स्टेटमेंट था उसके बाद था। क्योंकि जो शील्डेन-शॉर्न थे वो ये कह चुके थे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होने वाली है, सेल होने वाली है। उसके बाद शॉन ने भी कही कि भैया जो फंक्शनल यूनिट होगी वो क्या होगी, सेल। तो दोनों बातें शील्डेन-शॉर्न कह के जा चुके थे। लेकिन रुडोल्फ वर्चो ने ये कहा कि कोई भी नई सेल आती है, कोई भी नई सेल पैदा होती है, वो पुरानी सेल से पैदा होती है। मतलब ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब समझते हो, मेरी बात समझो। जैसे कि मान लो भाई साहब ये कोई सेल है और इस सेल को आप देखोगे तो हम मान लेंगे इसको ओल्ड सेल, क्योंकि अभी हम इसको देखें तो उसकी पीछे की जनरेशन की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जब इसको अपनी जनरेशन बढ़ानी होगी तो ये सेल क्या करेगी, ये सेल डिवीजन करेगी। और जब डिवीजन करेगी तो एक सेल से कैसे सेल बन जाएंगी, एक सेल से भाई साहब 2 सेल बनके तैयार हो जाएंगी और यही 2 सेल तो न्यू सेल कहलाएंगी। तो अब अगर हमसे कोई पूछे कि ये न्यू सेल कहाँ से आई, तो हम कह देंगे पुरानी वाली ओल्ड सेल से आई है कि नहीं है। तो जितनी भी सेल्स होती है वो सब कहाँ से आती है, वो सब अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। तो भाई साहब यही थी सेल थ्योरी, जो कहती थी कि सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है स्ट्रक्चर की, किसी भी लिविंग थिंग की। दूसरी बात कहती है सेल इज द यूनिट ऑफ द फंक्शन ऑफ द लिविंग थिंग्स। तो अभी ये सारी बातें भी हम आगे समझ लें तो परेशान मत होइएगा, यहाँ पर सारी बातें भी हम लोग आगे समझ लेंगे, ठीक है। तो अगर इतनी भी सेल्स होती है वो सब कहाँ से अराइज होती है, वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती। तो ये सारी बातें तमाशा धमाशा के साथ हम लोगों ने खत्म कर दी भाई साहब। अब ये सेल थ्योरी का क्या मतलब था, जरा समझिए इस चीज को भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसके बिना भी बातें अधूरी रह जाती हैं। कि स्ट्रक्चरल यूनिट तो अभी तो हमने पीछे पढ़ा कि भैया इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बीइंग। तो अब ये भाई स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, जरा देखेंगे इस स्ट्रक्चरल यूनिट को। कह रहे हैं अगर हम किसी एनिमल या किसी भी प्लांट के किसी भी हिस्से को ले ले, किसी भी पार्ट, मेरा ही टिश्यू काट लो भाई, हम भी एनिमल ही हैं, टिश्यू काट लो। टिश्यू को जब आप देखोगे उसको माइक्रोस्कोप में लगा के देखो, तो माइक्रोस्कोप में जब लगा के देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, उसमें आपको ढेर सारी माइन्यूट माइन्यूट सेल्स नजर आएंगी। तो इसका मतलब क्या था कि वो ऑर्गेनिज्म काय का बना था, वो ऑर्गेनिज्म भाई साहब सेल का बना था। प्लांट हो चाहे एनिमल हो, काय का बना होता है, सेल का बना होता है। तो यही तो कहा गया स्ट्रक्चरल यूनिट, किसी को भी स्ट्रक्चर देने के लिए जिम्मेदार कौन, सेल जिम्मेदार। ऐसे ही फंक्शनल यूनिट थी कि जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, चाहे ह्यूमन बॉडी हो चाहे प्लांट बॉडी हो, और वो सारे प्रोसेस जो कि लाइफ के लिए एसेंशियल हैं, उन सब के लिए जिम्मेदार कौन, उन सब के लिए भाई यही सेल ही जिम्मेदार होती है। तो ये अगर बोल रहे हैं कि भाई साहब फंक्शनल यूनिट है, तो बिल्कुल हम आंख बंद करके मानेंगे कि सेल ही क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है भाई साहब। और आपको मालूम है कि आपकी बॉडी में हजारों करोड़ों सेल्स मौजूद हैं, थाउजेंड्स करोड़ सेल्स मौजूद हैं, और उसमें से कई सेल्स ऐसी भी होंगी जो खत्म हो रही होंगी, जिनका लाइफ स्पैन खत्म हो रहा होगा। तो उन लाइफ स्पैन जिनका सेल का खत्म हो गया, जब वो खत्म होंगी तो कुछ जगह तो बचेगी। अगर ऐसा ही होता रहा, पुरानी सेल मरती रही मरती रही मरती रही, कोई नई सेल आई ना, तो आप तो एक दिन धूल धूल हो जाओगे, है ना, दिखोगे नहीं, लगेगा थैनोस से चुटकी बजा दी, है ना, कुछ ऐसे ही सीन। लेकिन भैया एक बात याद रखना कि जब भी कोई भी सेल खत्म होती है तो वो अपने जैसों को बना के चली जाती, कि उसकी जगह भी कोई घेर ले, है ना। इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए सेल डिवीजन जरूरी था, ठीक है। तो सेल डिवीजन लगातार होता रहता है, पुरानी सेल्स मरती हैं और उसकी जगह पर नई सेल्स चली आती। तो वही कह रहा है कि सेल डाइज एंड रिप्लेस, सेल मरती है और क्या होती है, रिप्लेस, उनकी जगह पर कोई और जगह लेती है। द बॉडी ऑफ द ह्यूमन ले लो चाहे प्लांट ले लो, वो सब कंपोज्ड होती है मिलियंस ऑफ मिलियन सेल से, और कंटिन्यूअसली मतलब रिप्लेस हो रही होती है बाय द डिवीजन ऑफ द यंगर सेल। तो जो नई सेल्स आ रही होंगी वो उनकी जगह पर आएंगे, पुरानी सेल क्या हो जाएंगी, निपट जाएंगी भाई, ठीक है। हमने एक बात और यहाँ पे लिख रखी कि जितने भी मतलब जितनी भी लाइफ्स हैं, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब जिन्होंने जिंदगी शुरू करी है, हर किसी ने जिंदगी शुरू करी एक सेल के फॉर्म में। अगर मेरी बात समझ में नहीं है, जरा समझो इस चीज को कि भाई साहब कि जब आप रहे होगे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, तो शुरुआत कहाँ से हुई होगी, शुरुआत एक एग के फॉर्म में होगी। अगर ह्यूमंस हैं तो एग के फॉर्म में कर रहे होंगे, और अगर प्लांट होंगे तो भाई साहब सीड के फॉर्म में कर रहे होंगे। तो एग है तो एग में जब फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, एग में जब फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन के बाद यही एग जो था वो बन गया क्या, जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट।
और जाइगोट ही तो है हम या आप, जिसको अभी नाम नहीं दिया गया। जब ये थोड़ा जाइगोट डेवलप करके क्या बनाएगा, जाइगोट डेवलप करके भाई बना लेगा एम्ब्रियो, क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। एम्ब्रियो जो होगा, एम्ब्रियो डेवलप करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा फीटस, क्या बना लेगा, फीटस बना लेगा। और फीटस बड़ा हो गया चाइल्ड, मतलब पैदा होगा तो चाइल्ड, चाइल्ड फिर हम एडल्ट, एडल्ट हो गए, जैसे कि आप लोग हो, हम लोग हो। तो जिसने भी लाइफ जिंदगी स्टार्ट करी है इस दुनिया में, किस फॉर्म में स्टार्ट करी है, एक ही सेल के फॉर्म में स्टार्ट करी। इज इट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सब आप ही के लिए है, ठीक है। आप देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, कोई भी ऑर्गेनिज्म कितनी सेल का बना हो सकता है, ठीक है। तो कह रहे हैं सेल्स हाउ न्यूमरस, कैसे कैसे सेल्स हो सकती है, तो इसकी हम लोग बात कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या अभी आपको समझ में आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म होगा, या तो वो एक सेल का बना होगा, या तो वो कई हजारों सेल का बना होगा, या हो सकता है कि कई करोड़ों सेल का बना हो, मतलब एक पूरी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी हो, ठीक है। तो इसीलिए कुछ जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सेलुलर टाइप होंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो टिश्यू टाइप या मल्टीसेलुलर टाइप होंगे, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो ऑर्गन पाए जाएंगे या ढेर सारी सेल्स पाई जाएंगे, जैसे कि हम लोग ले लो अपने आप को, ठीक है। तो सिंगल सेल वालों को शुरू करेंगे तो कई ऐसे प्लांट है, कई ऐसे एनिमल्स है जो कि काहे के बने होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब, यूनिसेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर तो आइए आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर है। कैसे हैं, यूनिसेलुलर। जैसे कि भैया बैक्टीरिया दे रखा है, तो कैसा है, एक ही सेल का बना हुआ है। ईस्ट दे रखी, ईस्ट क्या है, ईस्ट एक फंजाई है। क्या है, ईस्ट एक फंजाई है। समझ में आई बात नहीं आई? तो भैया फंजाई के बारे में भी फंजाई नहीं पढ़ने को मिलेगा, है ना। फाइकोमाइसीडीज, एस्कोमाइसीडीज, बेसिडियोमाइसीडीज, ड्यूटेरोमाइसीडीज, तो ये सब फंजाई की क्लासेस हैं, आप पढ़ोगे भी आगे चलकर। अमीबा के बारे में पढ़ लो, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ते होगे, है ना। तो किंगडम प्रोटिस्टा में अमीबा का जिक्र है कि ये इनको क्या कहा जाता है, ये प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। ये क्या है, अमीबा क्या है, अमीबा एक प्रिमिटिव एनिमल है, ठीक है। प्रिमिटिव एनिमल मतलब दुनिया में सबसे पहले आने वाले एनिमल्स जो थे वो यही सब थे। तो प्रिमिटिव एनिमल्स इनको कहा जाता है, ठीक है। या इन्हीं को प्रोटोजोअन्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, प्रोटोजोअन। प्रोटो मतलब पुराने, या प्रिमिटिव जोआ मतलब एनिमल्स, ठीक है। तो ये प्रोटोजोअन्स हैं, ठीक है। तो अमीबा को क्या कह सकते हो। अरे कुछ लोगों को ये अंडा तलावा लग रहा होगा, भाई साहब ये अंडा तलावा नहीं है, ये अमीबा है, अमीबा, ठीक है। देख लो ध्यान से, ठीक है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो फ्यू सेल्स, मतलब 100 से 1000 सेल के बने होते हैं, मतलब एक सेल से तो ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। और मोर देन 100 हो सकती है, और मोर देन 1000 भी हो सकती है। तो ऐसी सेल्स को क्या कहते हैं कि ये भैया ये फ्यू सेल्ड होते हैं, या इनको कह सकते हैं क्या, मल्टी सेलुलर है। कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। तो कैसे हैं भाई साहब, ये मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर में देखो यहाँ पे एक नाम रखा स्पाइरोगायरा, ठीक है। लग रहा है कि मतलब किसी को कुछ बुरा भला कहा जा रहा है, तो भैया किसी को बुरा भला नहीं कह रहे हैं। ये स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा क्या है, एक ग्रीन अलगी है। क्या है भाई साहब, एक ग्रीन अलगी है, ठीक है। होलोथ्रेक्स हैं, स्पाइरोगायरा, तो ढेर सारी अलगी हैं। तो नीचे डायग्राम बना है, उसमें देख रहे हो कि इसका जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो क्लोरोप्लास्ट इसका है, ये देखो रिबन शेप का है। कैसा है, रिबन शेप का है, ठीक है। इसलिए उसका नाम रखा गया कि स्पाइरोगायरा। स्पाइरल देखो, स्पाइरली कॉइल्ड है कि नहीं है क्लोरोप्लास्ट, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या, स्पाइरोगायरा। अगला ये रखा है वोल्वॉक्स। वोल्वॉक्स भी एक ग्रीन अलगी है, ठीक है। क्या है, ग्रीन अलगी है। लेकिन ग्रीन अलगी कैसी है, कॉलोनियल है। कैसी है, कॉलोनियल है, मतलब कॉलोनी में रहने वाली है। नीचे आप देख रहे हो कि ढेर सारी यहाँ पर सेल्स मौजूद हैं जो कि इसकी क्या कर रही होंगी, कॉलोनी को बना रही होंगी, ठीक है। तो आइए आपको ये समझ में कि फ्यू सेल्ड है, ठीक है। और ऐसे भी हो सकते हैं जो मल्टी सेल्ड हो सकते हैं, ठीक है। मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल के बने हो सकते हैं, जैसे कि आप और हम, ठीक है। ये आप ही हैं भाई, ठीक है। ये क्या है, ये आप ही हैं, ठीक है। आप या हम, ठीक है, कोई भी है इसमें से, ठीक है। तो ये मिलियंस ऑफ मिलियन सेल से बने होते हैं। ऐसे भैया चाहे मैंगो देख लो, चाहे मैंगो का प्लांट देख लो, ठीक है, कुछ भी देख लो, कई सारी, कई हजारों करोड़ों सेल्स होती हैं जिनसे मिलके ये सब बने होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि भैया यूनिसेलर्स क्या थे, मल्टी सेलर्स क्या थे, और उसके अलावा मल्टी सेल्स के बाद भी हम लोग मल्टी सेलर दो तरह के देखा ना, कि एक जो थे वो 100 से 1000 सेल के बने थे, और एक जो थे मिलियन सेल्स के बने थे, जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है। जब न्यूमरस मतलब न्यूमरेसिटी मतलब नंबर्स लगातार बढ़ते जाएंगे तो उस हिसाब से हम लोग ऑर्गेनिज्म भी क्या कर लेंगे, क्लासीफाई करते चले जाएंगे। तो इधर देखो स्टैंप लगा हुआ है
टॉप सीक्रेट बातें जाके पुलिस कंप्लेंट मत करना कि सीक्रेट बातें हमको बताई जाती हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, यहाँ पर टॉप सीक्रेट का मतलब है ये कि बातें आप कभी भूलो मत, और ये बातें थोड़ा सा मुझे ध्यान रखने के लिए आपको बताई थी, इसलिए भैया मैंने ये टॉप सीक्रेट का टैग यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। आप देखो कि अगर आप एक एवरेज ह्यूमन को देखो, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन को देखो जो एक नॉर्मल साइज का हो, नॉर्मल शेप का हो, नॉर्मल वेट का हो, तो उसको देखोगे तो उसकी बॉडी जो होती है वो 1000 मिलियन सेल्स की बनी होती है। कितनी? 1000 मिलियन सेल्स की बनी होगी, तो उसमें तो कोई दो रहा नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो कि 1000 मिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी। हमने कहा था मिलियंस मिलियन, पीछे भी अब पढ़ के आए, मिलियंस ऑफ सेल की बनी हुई थी हमारी बॉडी भाई। अपना टिश्यू भी काटोगे तो करोड़ों सेल निकाल लोगे टिश्यू में अपने आप, ठीक है। बहुत सेल्स हैं आपके पास, ठीक है, इतनी सेल्स है, कमी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो भाई, आप अपने ब्रेन को देख लो, ठीक है। तो ब्रेन का एक पार्ट दे रखा है कॉर्टेक्स। अब देखो कॉर्टेक्स क्या होता है, कॉर्टेक्स देखो क्या होता है, कोई भी आप ऑर्गन ले लो, कोई भी टिश्यू ले लो, मान लो अंदर का पार्ट और बाहर का पार्ट, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि बाहर का थिक है या अंदर का थिन है, और बाहर का लाइट है या अंदर का लाइट है, किसी बार। तो बाहर का पार्ट जो होता है वो कहलाता है क्या? कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। और अंदर का पार्ट जो होता है वो कहलाता है मेडुला। क्या कहलाता है? मेडुला। तो मेडुला और कॉर्टेक्स समझ में आया कि इनर पार्ट जो होगा वो कहलाएगा मेडुला, और बाहर का पार्ट जो होता है वो कहलाता है कॉर्टेक्स। तो किसी भी ऑर्गन में, किसी भी टिश्यू में आप ये नाम कॉर्टेक्स और मेडुला देने के लिए आज़ाद होते हो, पूर्णतः नाम दे सकते हो आप आसानी से। तो वही बात कर रहा है कि जो आपका ब्रेन होता है, ब्रेन का जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है, तो कॉर्टेक्स पार्ट आपको मालूम होगा कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और मतलब ब्रेन से मिलकर ही बनता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में जो आप देखो तो ब्रेन का जो मेनली कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, तो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में लगभग कितनी 10,000 मिलियन नर्व्स होती हैं। जरा देखो कितने न्यूरॉन्स होंगे, 10,000 मिलियन न्यूरॉन्स होंगे भाई साहब। आप सोच भी सकते हैं कि आप कितना बड़ा लेके चल रहे हो अपनी खोपड़ी में, कितने सारी सेल्स लेके चल रहे होगे, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अगला देख लीजिए कि आप जो, अगर आप कुछ ना करो, आप 1 मिलीमीटर क्यूब, आप क्या करो, 1 मिलीमीटर क्यूब का मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब ले लो, और उस 1 मिलीमीटर क्यूब में आप डाल दो क्या? ब्लड। कितना क्या डाल दो? ब्लड। तो अगर आपने ब्लड डाला होगा तो भाई जरा सोचो कि ब्लड में क्या क्या आ गया होगा। अगर आप ब्लड में देखोगे लगभग 5 से 6 मिलियन आरबीसी। जरा देखो, 1 क्यूबिक मिलीमीटर साइज का क्यूब बनाओ, उसमें ब्लड डालो, लगभग एक ही बूंद आ पाएगी भाई साहब, 1 या 2 बूंदें आ पाएंगी। उसमें कितनी आरबीसी चली गई? 5 से 6 मिलियन, आई थिंक 54 से 60 लाख आप कह सकते हो, ठीक है। तो 5 से 6 मिलियन आरबीसीज होती हैं, और लगभग 8 से 10,000 डब्ल्यूबीसीज हो जाती हैं, और इसके अलावा 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट्स हो जाती है। जरा सोचो कि 3 तरह के ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये सब एक बूंद ब्लड में इतनी सारी पड़ी होंगी, मतलब उसमें आरबीसी कितनी थी? 5 से 6 मिलियन है, डब्ल्यूबीसी कितनी है? 8 to 10,000 है, और प्लेटलेट्स कितनी है भाई साहब? प्लेटलेट्स उसमें मौजूद है 1.5 से 3.5 लाख। जरा सोचो हाउ न्यूमरियस, हाउ न्यूमरियस, न्यूमरस होता है, न्यूमरियस बोल रहे, ठीक है, मैं किसी और का नाम ले रहे थे ना, न्यूमरस को न्यूमरियस बोल दिया हमने, ठीक है। चलो, नाम अच्छे अच्छे रखे जा सकते हैं, आपका भी नाम रखा जा सकता है, जो भी हो, मेरा भी नाम रखा जा सकता है। खैर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने अभी आपको बताई। ये बातें आप याद रखना, क्योंकि आरबीसीज का डेटाबेस अकाउंट जो है पूछ लेते हैं कि 1 मिलीमीटर ब्लड में, ये आप किसी की ब्लड रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो, उसमें देख सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेटाबेस अकाउंट है जो आपको अपने आसपास चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उसी में से एक बात उठा के मैंने रख दी थी यहाँ पर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अपने लेक्चर को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बिकॉज लेक्चर हम अपना यहीं पे समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, कि जो सेल का सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो होता है, कि वो कैसे हम लोग देखते हैं कि मतलब हर सेल इस चीज़ों को मेंटेन रखती है, कैसे डिफ्यूज़न होता है, कैसे न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं, उनके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेल कितनी छोटी कितनी बड़ी हो सकती हैं। तो इन सब बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए हमारे साथ। और अगर जिसने भी लेक्चर देखा और अच्छा लगा तो प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा टॉपिक था जो आपको सही से समझ में नहीं आया, और कौन सा टॉपिक था जो आपको कोर एकदम मतलब कोर कॉन्सेप्ट मतलब एकदम ब्रेन में एकदम जाके सेटल हो गया, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।